Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be conservation of biodiversity. Last lecture में हमने 5 kingdom classification और binomial nomenclature study किया था. अगर अभी तक आपने वो lecture study नहीं किया तो उस lecture को लाजमी study करें. So conservation of biodiversity. During the last century, loss of biodiversity has been increasingly observed. यानी biodiversity क्या थी कि जितने भी different types of species अर्थ पे habitat है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. तो आखिरी सदी में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है. इन द मॉडर्न एरा ड्यू टू ह्यूमन एक्शन स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स आर थ्रेटन्ड विद द डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंट रेयरली सीन इन अर्थ हिस्ट्री. सो जिस तरह मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जिस तरह एनवायरनमेंट मॉडर्न हो रहा है, तो ह्यूमन एक्शन की वजह से जो दूसरी स्पीशीज हैं, खास तौर पे एनिमल्स, तो उनकी जान को खतरा ज्यादा होता जा रहा है. और इसी तरह जो प्लांट्स हैं डिफोरेस्टेशन की वजह से वो भी आहिस्ता आहिस्ता तलफ होते जा रहे हैं. तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है. A species that no longer lives in an ecosystem is called extinct and dead ecosystem. तो कोई भी ऐसी स्पीशी जो पहले उस इकोसिस्टम में मौजूद हो लेकिन वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो जाए और उसकी कोई एक स्पीशी या कोई एक इंडिविजुअल भी ना बचे तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशी, यानी ख़त्म हो जाने वाली स्पीशी. When species of an ecosystem become extinct, the stability of ecosystem is harmed. तो जब कभी कोई एक स्पीशी एक्सटेंड हुई है, खत्म हुई है, तो जो इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी थी वो खतरे में पड़ी है. और ये सब कैसे हुआ है ये अभी हम नेक्स्ट देखते हैं. बायोलॉजिस्ट वांट्स दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स इफ बायोडाइवर्सिटी continues to be reduced at the same rate. तो बायोलॉजिस्ट ने ये वार्निंग दी है जो भी एनवायरमेंटल ग्रोथ के इदारे हैं, अगर इसी स्पीड से बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती रही तो जो अर्थ का ग्लोबल का इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा. मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान. तो इसी तरह बहुत से प्लांट्स और बहुत से एनिमल्स पाकिस्तान में खत्म हो चुके हैं. एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स स्पीशीज आर लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, हैंगुल एंड ब्लैक बक. तो ये वो सारे स्पीशीज हैं जो या इंडेंजर्ड हैं यानी बिल्कुल नियर टू एक्सटेंट हैं या एक्सटेंट हो चुके हैं. सो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी. बाय 10,000 years ago there were about 5 million people on earth. तो 10,000 साल पहले अगर देखा जाए तो 5 million people थे on earth. With the advancement in agriculture and industry, human population began to grow rapidly. तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आई एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में या ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो उसने क्या किया, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो उसने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट डालना स्टार्ट कर दिया. टुडे अराउंड 600 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ. सो 600 मिलियन, 5 मिलियन से 600 मिलियन तक इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन. टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन फॉर 600 मिलियन ह्यूमंस वी आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो 600 मिलियन पीपल के रहने के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए एज कम्पेयर टू 5 मिलियन पीपल्स के लिए. तो हम अपने रिसोर्सेज, अपने बेनिफिट्स के लिए बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स और प्लांट को ख़त्म कर रहे हैं. हैबिटेट लॉस, डिफोरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर द मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन. यानी हैबिटेट, किसी ऐसे खित्ते का ख़त्म होना जहाँ पे कोई आबादी थी, जंगल भी हो सकता है और कोई इकोसिस्टम भी हो सकता है. डिफोरेस्टेशन यानी जंगलात का तलफ करना. ओवर हंटिंग यानी हद से ज़्यादा शिकार. इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी यानी किसी न्यू स्पीशी को इंट्रोड्यूस करवाना या किसी ख़ास स्पीशी को रिमूव कर देना. पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, ये वो सारे मेजर काजेज हैं जिसकी वजह से स्पीशीज एक्सटेंट हो रही हैं. इन एन इकोसिस्टम अ स्पीशी इज कॉल्ड एक्सटेंट व्हेन देयर इज नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी हैज डाइड इन दैट इकोसिस्टम. तो हम किसी भी स्पीशी को उस वक्त तक
एक्सटिंक्ट डिक्लेयर नहीं करते जब तक हमें ये क्लैरिटी ना हो कि इसका लास्ट इंडिविजुअल भी फिनिश नहीं हो गया। तो जब हमें ये क्लैरिटी हो जाती है कि इस खास इकोसिस्टम में इस खास स्पीशी की कोई भी इंडिविजुअल बाकी नहीं रहा, तो हम उस स्पीशी को एक्सटिंक्ट स्पीशी कह देते हैं। अ स्पीशी इज कॉल्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। इंडेंजर्ड स्पीशी को कहते हैं जो कि खत्म होने के करीब हो, जिसके कुछ ही इंडिविजुअल्स इकोसिस्टम में रह जाएं। यूकलिप्टस प्लांट वर इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। तो कुछ सालों पहले पाकिस्तान की सरजमीन में जिन इलाकों में सेंध थी उसके लिए यूकलिप्टस प्लांट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन पौधों की खासियत ये थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते थे, तो जिसकी वजह से सेम ज़्यादा इलाके जो थे उनमें सेम कम हो जाती थी। सो दीज प्लांट कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द वाटर डिस्टर्ब द वाटर टेबल लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो उसका जो साइड इफेक्ट वो क्या आया कि जो अंडरग्राउंड लेवल ऑफ वाटर था वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करने लगे। इट हार्म्स अदर स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो नियर यूकलिप्टस ट्री, और साथ ही साथ इसके करीब जो प्लांट्स थे यूकलिप्टस ट्री ने उनको भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। डिफोरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू अ नॉन फॉरेस्ट लैंड। तो डिफोरेस्टेशन किसको कहते हैं कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज यानी दरख्तों को काटना और कन्वर्ट कर देना एक जंगल को नॉन फॉरेस्ट लैंड में, बिल्कुल प्लेन लैंड में। जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे डिफोरेस्टेशन की गई है। सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज रिजल्ट इन अ डिग्रेडेड एनवायरनमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। तो इस डिस्ट्रक्शन का जो नुकसान है वो क्या है कि आपके इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, तो अगर कोई फॉरेस्ट खत्म होता है तो साथ ही साथ वो स्पीशीज भी वहां से खत्म हो जाते हैं। Causes and effects of deforestation. Sometimes there is slow forest degradation and sometimes sudden and catastrophic clear cutting for urban development. बाज़ औक़ात तो इस तरह होता है कि स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होती है, यानी कुछ ऐसे दई इलाके या ऐसे जंगलात जिनमें सिर्फ कुछ ही लोग रहते हैं और वो अपने नॉर्मल यूज़ के लिए डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, कोई एक आधा दरख्त काट रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये डिफोरेस्टेशन बहुत बड़े पैमाने में होती है, पूरे के पूरे जंगलात को तलफ कर दिया जाता है फॉर अर्बन डेवलपमेंट, यानी किसी भी शहर को बसाने के लिए। तो ये जो डिफोरेस्टेशन है, क्लियर कटिंग का, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। स्लो लेवल डिफोरेस्टेशन इतनी डेंजरस नहीं है क्योंकि उस वक्त जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ है, यानी प्लांट्स का रेट ऑफ ग्रोथ इक्वल टू रेट ऑफ कटिंग होता है, तो उसमें डिफोरेस्टेशन नहीं पॉसिबल। लेकिन जब आप पूरे के पूरे एक लैंड को क्लियर कट कर देंगे तो उस वक्त रेट ऑफ ग्रोथ 0 हो जाता है और डिफोरेस्टेशन रेट 100% हो जाता है। सो डिफोरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ डिलिबरेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। तो डिफोरेस्टेशन के जो पर्पसेज हैं वो यही है कि या तो आपको लकड़ी रिक्वायर्ड है या आपने वहां पे एग्रीकल्चर कोई ग्रोथ वगैरह करवानी है और अर्बन डेवलपमेंट या आपने शहर बसाना है, तो ये पर्पसेस हो सकते हैं डिफोरेस्टेशन के। डिफोरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। तो आप ये जानते हैं कि दरख्त हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और मॉइस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो जब कभी डिफोरेस्टेशन होगी तो उस इलाके में एक तो नमी की कमी हो जाएगी, मॉइस्चर कम हो जाएगा और साथ ही साथ जो क्लैरिटी ऑफ एनवायरनमेंट थी वो भी फिनिश हो जाएगी। When there are no trees to keep soil in place, there are more chances of soil erosion। और जब ट्रीज नहीं होते किसी भी एरिया में तो वहाँ पे ज़मीनी कटाव यानी सॉइल एरोजन भी बहुत ज़्यादा होती है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कि पानी या बारिश के होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन का कटाव स्टार्ट हो जाता है, जिसको सॉइल एरोजन कहते हैं, और फिर करते करते ये बड़े बड़े गड्ढों की सूरत में नमदार हो जाते हैं। हैवी रेनफॉल वॉशेज सॉइल्स इनटू द रिवर। तो जब हैवी रेनफॉल होती है तो वो क्या करती है, जो सॉइल होती है, कोई भी जमीन होती है, तो उसको कटाव कर करके मट्टी को दरियाओं में बहा के ले जाती है। सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ द सॉइल। तो उस जमीन में जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी साथ ही साथ वॉश आउट हो जाते हैं और वो भी रिवर में चले जाते हैं। रिवर्स बिकम चॉक्ड अप विद द मड एंड सिल्ट विद कैन कॉज फ्लड। तो इससे होता क्या है, जो मट्टी होती है
वो भी साथ ही साथ पानी के साथ साथ दरिया में चली जाती है, और इस वजह से दरिया के अंदर जो पानी की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो मिट्टी से भर जाते हैं। तो इस वजह से जो सैलाब का खतरा है वो भी ज्यादा हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जब दरिया में पानी नहीं रुकेगा, दरिया में मिट्टी आ जाएगी, तो वो पानी फिर सैलाब की सूरत इख्तियार करेगा, डिफरेंट साइट्स पे फ्लो करेगा। द सिल्टेड वाटर गेट्स स्टोर्ड इन डैम्स एंड इट रिड्यूसेस द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। सो साथ ही साथ जो पानी फिर डैम में जाता है स्टोरेज के लिए, तो उसके साथ भी मिट्टी जाती है, तो उस वजह से भी डैम की जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। So deforestation also contributes to decreased transpiration which lessens cloud formation। और साथ ही साथ आपको पता है कि प्लांट्स ट्रांसपरेट कर रहे होते हैं, पानी को हवा में रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है एंड देन बारिश होती है। ऐसे इलाके जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे रेन रेशियो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जहाँ पे अर्बन एरिया, वहाँ पे रेन रेशियो भी कम होती है। सो डिफोरेस्टेशन नियरली आपके पूरे इकोसिस्टम पे या किसी एक खास खिते पे अच्छा खासा इफेक्ट कर रही होती है। दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्स ऑफ रेन। तो इस वजह से जो रेन का सोर्स है वो भी डिक्रीज हो जाता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज almost 3 billion people rely on wood for heating and cooking। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, उनमें तकरीबन 3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो लकड़ी पे रिलाय करते हैं फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। सो दिस इज अनदर काज ऑफ डिफोरेस्टेशन। जिस तरह कुछ इलाकों में फ्यूल या गैस नहीं अवेलेबल, तो वहाँ पे स्टिल लकड़ी को ही यूज किया जाता है। सो फॉरेस्ट सपोर्ट्स द कंसिडरेबली बायोडाइवर्सिटी। तो इसका मतलब ये कि जो दरख्त हैं या जो फॉरेस्ट हैं वो इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी को स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़। तो इसी के साथ साथ जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें टिम्बर वुड यानी जो वो लकड़ी जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती है, और फ्यूल वुड यानी वो लकड़ी जो जलाने के काम आती है, तो ये ह्यूमन सोसाइटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टुडे डेवलप्ड कंट्रीज कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। तो पेपर बनाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें हाउस बिल्डिंग के लिए भी टिम्बर ट्रीज को यूज किया जाता है। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स हैं वो इकोनॉमी को स्टेबल करने में और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रही हैं। द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड्स टू द लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। तो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए हम एक फॉरेस्ट को खत्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म के फवायद थे या जो लॉन्ग टर्म इनकम थी वो खत्म हो रही है। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर, थस कंट्रीब्यूटिंग द बायोस्फीयर स्टेबिलिटी। तो जो फॉरेस्ट हैं यानी ऐसे इलाके जहाँ पे दरख्त ज़्यादा हैं, तो वहाँ का जो आबो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है एज़ कम्पेयर टू ऐसे एरियाज जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट आर वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। साथ ही साथ फॉरेस्ट जो है वो एस्थेटिक ब्यूटी और टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी बायस बनते हैं। सो इस तरीके से भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल सकती है। दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो हार्म ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान टू। डिफॉरेस्टेशन इज अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। सो पाकिस्तान में भी डिफॉरेस्टेशन के थ्रू जो बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, यानी मुसलसल डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, जिसकी वजह से एक तो बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट आ रहा है और दूसरा क्लाइमेट चेंज। इन द province KPK, the closed canopy forests are shrinking at approximately 1% per year। KPK में जो canopy forest है वो 1% पर ईयर श्रिंक कर रहा है। तो इट्स मीन कि अगर वो इसी स्पीड से श्रिंक करता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों में वो खत्म हो जाएगा। स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिकम अ ग्लोबल कंसर्न। तो अब
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके, ये ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। बायोलॉजिस्ट अर्ज द नेशनल पॉलिसीज मेकर्स टू स्टेट अ सेट ऑफ रूल्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज। सो बायोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा ये कोशिश है कि जब नेशनल कोई भी कौमी सतह पे पॉलिसीज बना रही हो तो उसमें स्टेट की तरफ से ऐसे रूल सेट किए जाने चाहिए जिसमें स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, खासतौर पे इंडेंजर्ड स्पीशीज को। दे डिमांड दैट लॉज शुड डिफाइन द स्पीशीज व्हिच आर थ्रेटन्ड बाय एक्सटिंक्शन एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो ऐसे स्पीशीज जो इंडेंजर्ड हैं, नियर टू एंड है, उनकी स्पेशल प्रोटेक्शन भी हो सके। तो रिच इन बायोडाइवर्सिटी, पाकिस्तान टुडे फेसेस सीवियर थ्रेट्स टू इट्स एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज। बेशक पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा रिच है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बट टुडे वी फेसेस द सीवियर इफेक्ट। और ये किस वजह से है? ये सारे के सारे डिफोरेस्टेशन की वजह से है कि साथ ही साथ प्लांट और साथ ही साथ एनिमल स्पीशीज भी एक्सटेंड होती जा रही हैं। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। मेन कॉज ऑफ दिस लॉस आर रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड प्रिवेलिंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। सो दो मेन बड़े काजेज, एक तो पॉपुलेशन का इंक्रीज होना जो कि रिसोर्सेज का ज़्यादा यूटिलाइज कर रही है, और दूसरे रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान के अंदर अभी भी पॉवर्टी यानी गुर्बत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से वो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिफोरेस्टेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो वो एक बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहा है। इन एडिशन लो लिटरेसी रेट इज आल्सो रीजन फॉर द फेलियर ऑफ कंजर्वेशन मेजर टेकन सो फार। सो लो लिटरेसी रेट यानी इस बात की आगाही भी नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने में क्या फ़ायदा है। सो लो लिटरेसी रेट भी एक ऐसा फैक्टर है जो इस पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनको ज़्यादा आगाही होगी कंजर्वेशन की, तो वो उसी हिसाब से मेजरमेंट लेंगे और उसी हिसाब से हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो जाएगी। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान WWFP वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। ये दो ऐसे इदारे हैं जो कि क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। IUCN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड WWFP पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं विद पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी पाकिस्तानी मिनिस्ट्री के साथ भी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी। और काम किस पे कर रहे हैं? टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, के बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। द IUCN has prepared the first national red list of endangered or threatened species। तो IUCN ने क्या किया? एक ऐसी लिस्ट तैयार की जिसमें endangered species को लिस्टेड किया गया ताकि उनकी प्रोटेक्शन इंक्रीज की जा सके। फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द एनवायरमेंटल वर्क दैट हैज बीन कैरिड आउट इन पाकिस्तान इन ऑर्डर टू कंजर्व द स्पीशीज एंड एसोसिएटेड हैबिटेट्स। सो नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्या थी? इन 1980s 1980 में IUCN और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिसको नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी कहा गया। और वो किस पे काम करेगी? वो काम करेगी पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको बचाया जा सके और फर्दर लॉस ऑफ स्पीशीज को भी बचाया जा सके। सो UN कन्वेंशन ऑन combating the deforestation, UN also United Nation also is, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन भी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे काम कर रही है। दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अगेंस्ट द डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स। पाकिस्तान साइंड दिस 1997। तो साथ ही साथ वो लैंड्स जो कि ड्राई हो चुके हैं उनको किस तरीके से रिकवर करना है उन पे भी काम जारी है। हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया। इट स्टार्टेड इन 1991 in the Palas Valley in KPK. It aimed at protecting one of the richest area of the biodiversity। तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इकदाम किए गए। आल्सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज, जो सुलेमान रेंज के जो बलोचिस्तान में पहाड़ हैं तो वहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है, तो उसको भी कंजर्व किया गया। सुलेमान रेंज चिलगोजा फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट चिलगोजा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। इन 1992 द WWFP स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। सो चिलगोजा फॉरेस्ट को भी कंजर्व करने के लिए, उसके भी प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स इंक्रीज कर दिए गए। नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में क्या था कि द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान सर्व एज अ हैबिटेट फॉर द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, क्योंकि दरख्तों की फॉरेस्ट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज है, तो इस वजह से जो एनिमल्स हैं
उनकी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा है। तो सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज इज अंडर थ्रेट, बट नाउ डेज वहाँ पे उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। सो द NSCP इज द प्रोजेक्ट ऑफ WWFP विच इज सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग बैन ऑन हंटिंग ऑफ दिस स्पीशीज। सो ओवर हंटिंग को स्टॉप कर दिया गया ताकि स्पीशीज को बचाया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP। सो चित्राल लाइज इन द माइग्रेटरी रूट ऑफ द सेवरल इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज। तो जब मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज आता है, तो डिफरेंट जो बर्ड्स हैं, बर्ड की स्पीशीज हैं, वो क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं फ्रॉम वन एरिया टू सेकेंड। सो इसको माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेटरी रूट में हमारा चित्राल भी आता है। सो जब ये माइग्रेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त इनकी बहुत ज़्यादा हंटिंग की जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद इनकी कम हो जाती है। तो उसको भी स्टॉप किया गया। द WWFP पाकिस्तान इनिशिएटेड एफर्ट्स टू रिड्यूस द ओवर हंटिंग प्रेशर इन 1992। द एफर्ट्स प्रूव्ड सक्सेसफुली। और इस एफर्ट्स ने ओवर हंटिंग को बहुत ज़्यादा स्टॉप कर दिया। कंजर्वेशन ऑफ चिल्टन मारहोर। हजरतगंज नेशनल पार्क इज लोकेटेड क्लोज टू द क्वेटा। क्वेटा के पास ये पार्क है एंड इज द ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चिल्टन मारकोर इन द कंट्री। तो वहाँ पे चिल्टन मारकोर की लास्ट स्पीशी है। WWFP पाकिस्तान डेवलप्ड द मैनेजमेंट प्लान ऑफ द पार्क। तो वहाँ पे भी डिफरेंट प्लान्स ऑफ मैनेजमेंट किए गए जिनसे उन स्पीशीज़ को कंजर्व किया जा सके, दोबारा से उन स्पीशीज़ को इंक्रीज किया जा सके, उनको इंडेंजर्ड से निकाल दिया जाए। बैन ऑन गेम्स। सो फॉरेनर विजिट्स द नॉर्दर्न एरियाज एंड प्ले मेनी गेम्स इन विच बियर्स आर यूज्ड। WWFP पाकिस्तान हैज़ बीन सक्सेसफुली इन इम्पोजिंग अ बैन ऑन इलीगल प्रैक्टिस। तो डिफरेंट गेम्स खेली जाती थी जिनमें बियर्स को यूटिलाइज किया जाता था और उसकी वजह से उनकी स्पीशीज इंडेंजर्ड हो रही थी, तो उस पे भी बैन कर दिया गया। सो ऐसी कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो वो हम देखते हैं। इंडस डॉल्फिन। अकॉर्डिंग टू WWFP पाकिस्तान ओनली 600 एनिमल्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे इन इंडस रिवर। तो इंडस रिवर में जस्ट 600 इंडिविजुअल्स या एनिमल्स ऑफ इंडस डॉल्फिन रह गए हैं। तो इट्स मीन ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई हैं। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज डिक्लाइन ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन, पोचिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन वगैरह, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स वगैरह, तो जिसकी वजह से ये तादाद कम हो रही है क्योंकि डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है। सो मार्को पोलो शीप इज अनदर इंडेंजर्ड स्पीशी इन पाकिस्तान। मार्को पोलो शीप आर मोस्टली फाउंड इन खुंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाय एरियाज। तो ये जो मार्को पोलो शीप है ये इन एरियाज़ के, खुंजराब नेशनल पार्क के करीब के एरियाज़ में मिलती हैं। दी नंबर्स हैव बीन रैपिडली डिक्रीजिंग इन लास्ट 2 decades एंड WWFP हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट फॉर इट्स कंजर्वेशन। तो इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा, डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, तो इसके लिए भी WWFP पाकिस्तान ने डिफरेंट स्टेप्स उठाए जिनकी वजह से इस स्पीशी को भी कंजर्व किया जाए। हुबारा बस्टर्ड। The bird flies to Pakistan in winter season from former Soweto territory and settles in Cholistan and Thar deserts। तो ये बर्ड जो है ये पाकिस्तान में विंटर सीजन में माइग्रेट करता है और चोलिस्तान और थर के डेजर्ट में रहता है। तो द डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन इज ड्यू टू हंटिंग बाय फॉरेनर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। तो ओवर हंटिंग या डिफरेंट हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन की वजह से इसकी तादाद कम हो रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी स्टेप्स उठाए गए जिसमें हंटिंग को स्टॉप किया गया और हैबिटेट्स को रिकवर किया गया ताकि इनकी स्पीशीज को भी इंडेंजर्ड से निकाला जा सके। तो ये थे वो सारे इफ़ेक्ट्स, इम्पैक्ट्स और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के स्टेप्स, जिस तरीके और कौन कौन सी स्पीशीज इंडेंजर्ड हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज हुआ। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।